म्यूचुअल फंड की कई कैटेगरीज हैं और जब आप किसी एक कैटेगरी के दो फंड्स को कंपेयर करते हैं तो ध्यान रहे कि यहां पर भी उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल और अप्रोच के बेसिस पर दो स्कीम्स अलग अलग तरह की हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप बात करें बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो ऐसा नहीं है कि सभी बैलेंस एडवांटेज फंड एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट मॉडल पर आधारित होंगे। तो इसके लिए जब भी आप किसी कैटेगरी का चुनाव करते हैं, किसी स्कीम का चुनाव करते हैं, तो हमेशा आप रिस्क और रिटर्न्स दोनों को देखते हुए तब उन स्कीम्स को कंपेयर करें और आपके लिए क्या सूटेबल है उसके आधार पर ही आपको स्कीम चुननी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मठपाल। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है राजेंद्र नाइक ने। और राजेंद्र जी, आपने बताया कि आप मार्च के एंड में रिटायर होने वाले हैं और आप 40 लाख रुपीज़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने पूछा है कि कौन सा फंड अच्छा रहेगा, लमसम करना ठीक रहेगा या फिर आगे मतलब आप पूछना चाहते हैं कि आपको स्टैगर्ड मैनर में करना चाहिए। तो नाइक जी, पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। दूसरी बात, आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है। क्या आप रेगुलरली पैसे पाना चाहते हैं या फिर एक लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बात समझ लीजिए, यदि उस फंड में इक्विटी एलोकेशन है, यदि आप डेट फंड में कर रहे हैं तो वहाँ पर अलग तरह का रिस्क रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी की, तो वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव जो है वो इक्विटी का इनहेरेंट नेचर है। जितना ज़्यादा इक्विटी एलोकेशन होगा उस स्कीम में, उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि आप ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें जोखिम या उतार चढ़ाव से घबराहट होती है, लेकिन आप चाहते हैं कि एफडी के मुकाबले रिटर्न्स आपके थोड़े बेहतर हों। तो ऐसे में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस है। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो भी पोस्ट किया है कि मेरी चॉइस के कौन से कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड हैं। तो आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में जो इक्विटी एलोकेशन होता है वो रेगुलेशन के हिसाब से 10% से लेकर 25% तक हो सकता है। और उस वीडियो में मैंने जिन स्कीम्स की बात की है वहां पर अराउंड 25% का एलोकेशन इस वक्त पर देखा जा सकता है। तो क्योंकि यदि आप उम्मीद करते हैं कि इक्विटी के रिटर्न्स आने वाले समय में बेहतर रहेंगे, तो बेशक इस फंड के रिटर्न आपके किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से या बैलेंस एडवांटेज फंड से या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से कम रहेंगे। लेकिन रिस्क के हिसाब से, क्योंकि यहां पर उन फंड्स के बारे में जिनका मैंने जिक्र किया इक्विटी एलोकेशन कम है, तो यहां पर उतार चढ़ाव भी कम रहेगा। तो पहली बात, यदि आपको उतार चढ़ाव का जोखिम कम लेना है और रिटर्न्स भी आपको एफडी के मुकाबले थोड़े बेहतर चाहिए, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आपको एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के जैसे रिटर्न मिलेंगे, तो ये कैटेगरी आपके लिए बहुत सही है। और इसमें मेरी चॉइस के फंड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बताए हुए हैं वीडियो में, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 साल या उससे अधिक के लिए और आप ये चाहते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव भी होगा, तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, मैं इन्वेस्टेड रहूँगा। तब ऐसे में आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक होता है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड वो है जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% रहेगा किसी भी वक्त पर। और दूसरी कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पर इक्विटी एलोकेशन समय समय पर कम और ज़्यादा हो सकता है। तो अब अगेन यहाँ पर आपको देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो लंबे वक्त के लिए करना चाहते हैं तो बैलेंस एडवांटेज फंड मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि पैसों को थोड़ा पैसा बैलेंस एडवांटेज फंड में और थोड़ा पैसा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आप डिवाइड करके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि एक ही कैटेगरी की दो स्कीम्स भी एक जैसी नहीं होती हैं, तो यहाँ पर बैलेंस एडवांटेज फंड में अगेन, क्योंकि आपने कहा आप रिटायर्ड होने वाले हैं और ये उसके बाद जो पैसा है उसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए ऐसे फंड में करें जहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम हो। इस कैटेगरी की बात भी कर रहा हूँ अगर मैं,
तो जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पर इक्विटी एलोकेशन अराउंड 50% के आसपास है, तो नेट इक्विटी, तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस एडवांटेज फंड और साथ में एक दो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करें तो आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है। ऐसा बहुत इतना आसान नहीं होता है कि कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना है। आपको डिवाइड करके उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर पाएंगे और रिस्क को कम कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको एक साथ करना है या स्टैगर्ड मैनर में। मैं कहूँगा कि एक ही दिन पूरा पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय आपको इसे एक महीने के अंदर अलग अलग डेट्स पर डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि यदि मार्केट में ऐसा हो कि जिस दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस दिन तेज़ी हो और बाद में थोड़ी गिरावट आए, तो थोड़ा सा आपका नुकसान हो सकता है। तो इसे यदि आप 4, 5, 6 किस्तों में बांट के करेंगे तो मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर मार्केट का जोखिम होता है, और स्पेशली जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जोखिम थोड़ा अधिक हो सकता है। और जिस स्कीम में इक्विटी का एलोकेशन ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा रहेगी। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आपको क्या कैश फ्लो की ज़रूरत है या लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, क्या आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हो सके तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आप अपना सवाल एक बार फिर से पोस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं इस पर आपको और भी क्लैरिटी दे सकूं। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राहुल अग्रवाल ने। राहुल जी, आपने बताया कि आप मेरी सभी वीडियो देखते हैं और आपको बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि जो जानकारी मैं शेयर कर रहा हूं ये आपके काम आ रही है, और आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। आपके पास है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें आप 500 की SIP कर रहे हैं। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप 500 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं। क्वांट स्मॉल कैप में 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 500, निपॉन इंडिया 250 इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में 500 की SIP कर रहे हैं। और आपने कहा है कि 15 ईयर्स में आपको 15 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं। तो मैं कैलकुलेशन ज़रूर करूंगा आपके लिए। पहली बात बता दूं, हालांकि 15 साल का नज़रिया है, तो स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त पर स्मॉल कैप की वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो जो भी निवेशक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये बात ध्यान रखें कि यदि मार्केट करेक्ट होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बहुत चल चुकी होती है, बहुत तेज़ी में आ जाती है, तो थोड़े से करेक्शन की वहाँ पर उम्मीद रहती है। तो ऐसे में जब करेक्शन होगा तो आप थोड़ा सा नुकसान देख सकते हैं। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहना है। अदरवाइज़ आइडियली आपका स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम होना चाहिए इस वक्त पर, और लार्ज कैप में अधिक रहे तो ये बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि आप छोटी छोटी SIP कर रहे हैं 500-500 रुपये की, उसके बजाय आप कम स्कीम रखें लेकिन बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें तो वो बेहतर होगा। क्योंकि आपके पास में स्मॉल कैप की बात की जाए तो 3 स्कीम हैं, और मेरे हिसाब से यहाँ पर आप यदि एक ही स्कीम जैसे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसी में आप पूरी SIP कर लें तो भी अच्छा है। तो यदि आप 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और लंबा नज़रिया है, तो मैं कहूँगा कि यदि आप 3 स्कीम रखें, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी रहता। और मान लीजिए लार्ज कैप आपके पास नहीं है, बट ठीक है, आपने जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड लिए हुए हैं, आप दोनों में से एक फ्लेक्सी कैप फंड रखिए, उसमें 1000 रुपीज़। स्मॉल कैप आपके पास में बहुत सारे हैं, आप सिर्फ एक स्मॉल कैप रखिए, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, उसमें 1000 रुपीज़। और मिड कैप आपके पास नहीं है, एक मिड कैप फंड जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, 3 फंड के साथ आप आगे बढ़िए, ये मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। क्योंकि आप 3000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यदि मैं 12% के CAGR पर कैलकुलेट करता हूं तो 15 ईयर्स में करीब 14 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि चलिए मैं 15% का CAGR भी मान लूँ कि म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में आप 15% की उम्मीद भी कर सकते हैं, क्योंकि गारंटीड तो कुछ भी नहीं है, पर 15% से करेंगे तो भी आपके पास करीब 18.5 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो गैप बहुत बड़ा है। आप चाहते हैं 50 लाख रुपए और बन पा रहे हैं यहाँ पर 15% के हिसाब से भी यदि कैलकुलेट करूँ तो 18.5। तो आपको समय समय पर इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाना ही होगा, बट कम से कम 10% से यदि आप स्टेप अप कर लें, ये बात आप तय कर लें कि हर साल 10% से आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे, और 15% का रिटर्न यदि मिल पाया तो करीब आपके पास 30 लाख रुपीज़, 31 लाख रुपीज़ के आसपास इकट्ठा हो पाएंगे 15 ईयर्स में।
तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बढ़ाना होगा, लेकिन शुरुआत सही है, थोड़ा सा स्कीम में बदलाव कीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है दिनेश कुमार ने। दिनेश जी, आपने बताया कि आपकी इनकम है 55,000 रुपीज़ पर मंथ और 7 साल के बाद आपने कहा रिटायर हो जाएंगे। 25 लाख जुटाने हैं आपको और 8% से आप उस पर SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान शुरू करेंगे। और आपके पास जो फंड्स हैं उनकी जानकारी आपने दी है और आपने ये भी कहा है कि 7 साल के बाद आप इसे हाइब्रिड में स्विच कर देंगे। और हाइब्रिड में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो ऐसा हाइब्रिड में स्विच करेंगे। आपको ये समझना चाहिए किस तरह के हाइब्रिड में, कंजर्वेटिव हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, वो भी आपको तय करना होगा। बट कोई बात नहीं, अभी काफ़ी समय है, उस वक्त पर आप ये निर्णय ले सकते हैं। अभी जो स्कीम है वह है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आपने बहुत सारी स्कीम ली हुई हैं SBI म्यूचुअल फंड की, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। आपको अक्रॉस द फंड हाउसेस या अलग अलग फंड हाउसेस में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। दूसरी बात, आपने स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर लिया हुआ है, ये भी सही नहीं है। ये बात सोचकर कि पिछले 1 साल में तो मतलब स्मॉल कैप ने डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, छोटी कंपनीज़ होती हैं और यहाँ पर उतार चढ़ाव का जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। आप क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 8 साल की बात कर रहे हैं और 7 साल के बाद स्विच करने की बात कर रहे हैं, तो आपको जैसा आपने ये सोचा है कि आप 7 साल के बाद से हाइब्रिड में स्विच करेंगे, ऐसे आपको भी सोचना चाहिए कि इस वक्त पर आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करना चाहिए और लार्ज कैप में बढ़ाना चाहिए। तो 2 मेरी राय है आपके लिए कि एक तो आप SBI या किसी भी एक फंड हाउस में इन्वेस्ट करने की बजाय मल्टीपल फंड हाउसेज में इन्वेस्ट करें, और दूसरी राय ये है कि यहाँ पर स्मॉल कैप का एक्सपोजर आप कम करें। आपका मल्टी कैप के जरिए भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्मॉल कैप में और अलग से भी स्मॉल कैप आपके पास ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ बदलाव करना चाहिए। आपको इस वक्त पर लार्ज कैप इंडेक्स फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए और ऐसे में निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड वो आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। इस तरह से इक्वल वेट इंडेक्स फंड जो है लार्ज कैप फंड, उसे आप कंसिडर करें, वो अच्छा रहेगा। आपने टेक्नोलॉजी फंड में जो कि सेक्टरल फंड है उसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपका पोर्टफोलियो जो है काफ़ी रिस्की पोर्टफोलियो है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको आपको बैलेंस करना चाहिए। और 18,000 रुपया पर मंथ यदि आप निवेश करते हैं और 7 साल में 12% के CAGR पर आपके पास करीब 23 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि मैं यहाँ पर इसको 15% से कैलकुलेट करता हूँ तो ये 25,80,000 रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। तो जैसे आपने कहा आपका टारगेट 25 लाख का है, तो वो यदि 15% या 14% के रिटर्न यहाँ पर जनरेट होते हैं तो ये होना मुमकिन है। और फिर उसके बाद, क्योंकि मैं 7 ईयर्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद 1 साल ये पैसा आपका हाइब्रिड में भी ग्रो होगा, तो 25 लाख रुपया तो आप इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद आप रख सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट पर इतने अमाउंट से। लेकिन आपको स्कीम्स में थोड़ा सा बदलाव जरूर करना चाहिए, लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए और स्मॉल कैप में आपको कम करना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है घनश्याम राजपूत जी ने। घनश्याम जी, आपने बताया कि आपकी उम्र है 37 साल की और पिछले 1 साल से आप SIP कर रहे हैं, और जिन लोगों ने पिछले 1 साल से SIP शुरू की है उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछला 1 साल इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहा, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। कुछ थीमेटिक फंड्स ने तो यहाँ तक कि पैसा ऑलमोस्ट डबल भी किया है, स्मॉल कैप फंड्स ने 50% का रिटर्न भी दिया है। तो आपके पोर्टफोलियो में है SBI स्मॉल कैप फंड्स में 2,000 रुपीज़ पर मंथ, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1,500, SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 1,500, और आप कह रहे हैं कि एक नया SIP करना चाहते हैं 2,000 रुपये। 15 से 20 साल का आपका नज़रिया है, तो बहुत लंबे समय की बात कर रहे हैं आप। वैसे तो आपके पास लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सभी तरह के फंड्स में आपका एक्सपोजर है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, वो है इंटरनेशनल फ़ंड। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आप बात कर रहे हैं लंबी अवधि की, तो एक इंटरनेशनल फ़ंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और उसके लिए आप ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड,
इस तरह के फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है अभिजीत लाहा ने। अभिजीत जी, आपने बताया कि आपकी उम्र है 30 साल की और 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने बोला है कि आपने 1 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट किए हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में और 45,000 रुपीज़ आपने लमसम इन्वेस्ट किया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, और साथ ही आप 13,500 पर मंथ की SIP भी कर रहे हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड में 3,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1,500, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000 और ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में 3,000। तो SIP जो आप कर रहे हैं ये तो अच्छा है, क्योंकि आपने लंबे अवधि की बात की है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपोजर लार्ज कैप में अधिक है, तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप में है, माइक्रो कैप में है, मिड कैप में है। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन यदि आप बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की 15 साल के, तो बिल्कुल आप यदि मार्केट में डटे रहेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद यहाँ पर रहेगी। मार्केट में उतार चढ़ाव का जोखिम आपको देखने को यहाँ पर अधिक मिलेगा, क्योंकि स्मॉल कैप माइक्रो कैप में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपको पेशेंस रखना है। लेकिन जो आपने लमसम में इन्वेस्ट किया है 2 स्कीम में, यदि ये आपने कुछ 1 साल पहले किया है तो फिर अच्छी बात है, आपने पैसा बनाया होगा। लेकिन यदि आप किया है तो यदि इसका मतलब आप काफ़ी जोखिम में हैं, क्योंकि स्मॉल कैप अब काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गई हैं, और ऐसे में मार्केट के करेक्शन में यहाँ पर नुकसान देखा जा सकता है। तो यदि आपने, मैं तो ये कहूँगा कि पैसा बनाया है आपने, यदि यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये आप ध्यान रखें। और आपके पास, मैंने कहा जैसे फ्लेक्सी कैप फंड तो है ही है, प्लस आपके पास में ये ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड भी है, जो कि एक बेहतरीन पैसिव लार्ज कैप फंड है। तो SIP में कोई दिक्कत नहीं है। जो लमसम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहाँ पर यदि आपने प्रॉफिट कमाया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करें और लार्ज कैप में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। ये जो फंड है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इसमें आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हो म्यूचुअल फंड या फिर पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक पर, चाहे वो लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या फिर आपके सवालों के उत्तर के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।